Hi guys, my name is Sahil and welcome back to Learn with Sahil. In today's video, we are going to talk about the writing module. Now, अगर आप में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देख ले। राइटिंग मॉड्यूल पे मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है, जिस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसपे आपको इवैल्यूएट किया जाता है इन योर आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल। तो आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। आज हम लोग जो बातें करेंगे वो रहेगा टास्क 1 ऑफ राइटिंग मॉड्यूल। आपको पता होगा राइटिंग मॉड्यूल में 2 टास्क दिए जाते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। पहले हम लोग टास्क 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे एग्जांपल्स लेंगे एक एक करके सिस्टमैटिकली, एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टास्क 2। क्लियर? राइटिंग मॉड्यूल में आपको बहुत प्रॉब्लम्स बहुत स्टूडेंट्स को आती हैं, क्योंकि राइटिंग का एक अलग ही पैरामीटर है, एक अलग ही थॉट प्रोसेस है जो आपको डेवलप करना है। हम लोग इसे सिस्टमैटिक करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट मेक श्योर आप आखिर तक देखिए, आपको पूरी चीजें समझ में आएगी कैसे आपको हर चीज को डील करना है। आज जो हम बात करने वाले हैं, पहले सबसे पहले किसी भी चीज को शुरू करने से पहले ये समझ लो कि टास्क 1 में कितनी चीजें पूछी जा सकती है। ये जो आपके सामने एक लिस्ट दे रखी है, ये लिस्ट उन चीजों की है जो आपको टास्क 1 में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे बार चार्ट दिया जा सकता है, आपको पाई चार्ट दिया जा सकता है, लाइन ग्राफ दी जा सकती है, प्रोसेस डायग्राम, टेबल विद डेटा, मैप्स या फिर मल्टीपल चार्ट्स। ये कुछ आपके मतलब जो चीजें हैं जो हमको टास्क 1 में दी जा सकती है, इनमें से कुछ भी आपको आ सकता है। अब हम लोग एक एक करके एक एक वीडियो में सिस्टमैटिकली करेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। पहले हम लोग बार चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, प्रोसेस डायग्राम, इस तरह से वील डू इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टास्क जो हमारा है बार चार्ट। आप सामने देख रहे होंगे एक बार चार्ट आपको दिख रहा है। इस बार चार्ट के अंदर क्या दे रखा है, देखो बार चार्ट के अंदर आपको जो वाई एक्सिस है उस पे आपको डॉलर्स के अंदर जो है आपको एक्सपेंडिचर दे रखा है, और एक्स एक्सिस पे कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट क्या है? द चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 कंट्रीज ऑन कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, राइटिंग में भी ध्यान रखो, स्पीकिंग में भी ध्यान रखो, जब भी आपको कुछ भी पूछा जाता है लिखने के लिए, बोलने के लिए, कीवर्ड्स पे बहुत फोकस करना है। कीवर्ड्स हमें हमेशा हेल्प करेंगे स्ट्रक्चराइज करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क अचीवमेंट वाला पैरामीटर होता है, पिछली क्लास में मैंने 4 पैरामीटर डिस्कस किए थे। टास्क अचीवमेंट, लेक्सिकल रिसोर्सेज, यू हैव योर ग्रामेटिकल एंड कोहेजन। ठीक है, ये चारों पैरामीटर्स के ऊपर हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा पैरामीटर टास्क अचीवमेंट का है। टास्क अचीवमेंट के अंदर हमें कीवर्ड्स आने चाहिए। तो सबसे पहले आप छोटा सा मार्क कर लेते हैं कीवर्ड्स क्या है। देखो एक्सपेंडिचर दे रखा है हमको, ये कीवर्ड है। 2 कंट्रीज हैं, ये आपको दिख रहा है, और किस चीज का है? कंज्यूमर गुड्स, किसमें? 2015 का। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स है। अब यहां पे आप देखोगे 2 कंट्रीज है, फ्रांस और यूएसए। पहला वाला जो ग्राफ है, ये जो बार दे रखा है, ये आपका फ्रांस का है, और सेकंड वाला जो है वो आपका यूएसए का है। क्लियर? तो ये आपको 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स नीचे की तरफ दे रखे हैं एक्स एक्सिस में, कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम्स एंड कैमरास। क्लियर? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि जब भी आपको टास्क 1 दिया जाएगा राइटिंग के लिए, आपको पैराग्राफिंग करनी है, यानी कि आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि मेरे को कितने पैराग्राफ्स में मैं ये लिखूंगा, या कितने पैराग्राफ में ये चीज स्ट्रक्चराइज की जाएगी। ठीक है, क्योंकि टास्क अचीवमेंट और पैराग्राफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफिंग का मतलब यही हो गया कि आपको सिस्टमैटिकली अरेंज करना है अपने थॉट्स को, जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा मेथड देता हूं, ये हमेशा काम करेगा। जब भी आपके पास में बार चार्ट आएगा, आपको जनरली 4 पैराग्राफ्स में ही चीजें लिखनी है। ठीक है, 4 पैराग्राफ्स में पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा, कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा। दूसरा पैराग्राफ ओवरव्यू का होगा, और 2 हमारे बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, बॉडी पैराग्राफ ए, बॉडी पैराग्राफ बी। जनरली स्टूडेंट्स दोनों को एक जगह लिख देते हैं, बट ध्यान रखिएगा अगर आपको बॉडी पैराग्राफ भी लिखना है तो वो भी 2 पार्ट्स में लिखो। इट विल बी इजियर फॉर the examiner to understand and you will get better band score. Am I clear? और ये जो मैं बता रहा हूं सारा, ये बैंड 8 के लिए हम लोग एम कर रहे हैं, 8+। तो ये हमारा जो रहेगा वो रहेगा बैंड 8+ बैंड के लिए हम लोग ये राइटिंग का सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें बात करते हैं। सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में आपको ये समझना है कि इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज का मतलब होता है अपनी लैंग्वेज में आपको उसे लिखना है विदाउट रेपिटेशन। ठीक है, क्या करना है? पैराफ्रेज करना है। जो किस चीज को? इस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है वो इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज किया जाएगा। और पैराफ्रेज करने का तरीका क्या है मैं अभी समझाता हूं, लेकिन पैराफ्रेज हमेशा ध्यान रखिएगा, पैराफ्रेज में आपको अवॉइड करना है रेपिटेशन जो इसमें दे रखा है। सेम टू सेम नहीं लिखना है, हमेशा अवॉइड करना है, कोशिश करनी है ज्यादातर केसेस में अवॉइड करना है। कुछ केसेस में हम रिपीट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में पैराफ्रेज का मतलब ये होता है कि आप अपने वर्ड में उसको चेंज करके लिखो। ठीक है,
पैराफ्रेजेस दो, मतलब आप दो तरीके से मेजरली पैराफ्रेजेस करते हैं। एक आप करते हैं वर्ड्स को फ्रेज से चेंज करना, और एक फ्रेज को वर्ड से चेंज करना। ठीक है, जैसे क्या कह रहा हूं मैं, पहला आप कर सकते हैं कि वर्ड को आपने फ्रेज से चेंज कर दिया, और दूसरा फ्रेज को आपने वर्ड से चेंज कर दिया। ठीक है, अभी हम पूरा डिटेल एग्जांपल लेंगे, इसका मैं आपको आंसर भी लिख के बताऊंगा कैसे आप इंट्रोडक्शन बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना है कि इंट्रोडक्शन में हमेशा क्या करोगे, पैराफ्रेज करोगे। पैराफ्रेज वर्ड से फ्रेज हो सकता है या फ्रेज से वर्ड हो सकता है, और एक होता है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, एज इट इज लिख रहे हो। तो वो भी मैं बताऊंगा कौन सी चीज एज इट इज लिखनी है। जो हमारा कंटेंट, जो हमारा बेसिकली की वो होगा, उसको हम एज इट इज भी लिखेंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के अंदर पैराफ्रेज करना है, ये आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट आपका ये है, क्लियर। अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन करना है। ठीक है, चलिए, तो पैराफ्रेजिंग की बात जब हम कर रहे थे, तो पैराफ्रेजिंग में आपको ये समझना है कि सबसे पहले पैराफ्रेज करते वक्त आपको कंपैरिजन करना है, डिटेल में इंट्रोड्यूस करना है सारे एलिमेंट्स को। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। एलिमेंट्स क्या क्या है, एक्स एक्सिस के एलिमेंट्स है, वाई एक्सिस के एलिमेंट्स है, सेपरेट एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स है, और इंट्रोडक्टरी हमारा स्टेटमेंट भी है। ये तीन चार चीजों का ध्यान रखो, एलिमेंट्स पे ध्यान रखो, और इंट्रोडक्टरी ये जो हमारा स्टेटमेंट है इस पे ध्यान रखो, जो उन्होंने दे रखा है। अब यहां पे आपके सामने एक एग्जांपल है जो मैंने लिखा है। देखो, ये एग्जांपल मेरे हिसाब से बेस्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है विद पैराफ्रेजिंग। एक एक करके कंपेयर करते हैं तो थोड़ा आपको और समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो, पहला देखो क्या लिखा है यहां पे, द चार्ट शोज। मैंने क्या लिखा, द चार्ट इलस्ट्रेट्स। चार्ट तो चार्ट ही रहेगा ना बच्चे। अब हर वर्ड को पैराफ्रेज नहीं करना है, मैं यही आपको बता रहा था कि पैराफ्रेजिंग में भी आपको स्मार्टली करना है। सारे वर्ड्स पैराफ्रेज नहीं होंगे, कुछ चीजें जो स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट है, वो तो वही रहेगी। चार्ट को तो चार्ट ही लिखोगे, तो द चार्ट उसको एज इट इज रहने दो। शोज की जगह हमने कर दिया इलस्ट्रेट्स। शोज की जगह हमने क्या कर दिया, इलस्ट्रेट्स। ठीक है, ये बेटर वर्ड हो गया। तो द चार्ट इलस्ट्रेट्स द अमाउंट। अब यहां पे हम बदल रहे हैं, वर्ब बदल रहे हैं। आप वर्ब बदलने की कोशिश करो, बेटर वर्ड लेके आओ वर्ब्स के अंदर, तो आपका ऑटोमेटिकली पैराफ्रेजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो शोज का बेटर वर्ड क्या लगा मुझे, इलस्ट्रेट्स। एग्जांपल बताना, इलस्ट्रेट्स द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड। अब यहां पे देखो, यहां पे है द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंट्रीज। यहां पे क्या दिया हुआ है, द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंट्रीज। मैंने इसको पैराफ्रेज में थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया, और मैंने कहा द चार्ट इलस्ट्रेट्स द अमाउंट ऑफ मनी। एक्सपेंडिचर की जगह क्या लिख दिया मैंने, द अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखनी, ये कौन सी पैराफ्रेजिंग है, वर्ड है ये एक, द एक्सपेंडिचर। इसको मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट। ये थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो ये कौन सी पैराफ्रेजिंग है, वर्ड से हमने फ्रेज कर दिया, लंबा कर दिया उसको। क्यों, क्योंकि हमारे को क्या दे रखा था, एक्सपेंडिचर, खर्च कितना है, और खर्च को लिखने का अलग तरीका क्या हो सकता है, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट। ठीक है, पैराफ्रेज का मतलब ये नहीं है कि आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करो, इसका मतलब ये है कि आप उस फ्रेज को अपनी लैंग्वेज में बेटर प्रेजेंटेशन के साथ, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके ही आप इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करोगे, तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, द चार्ट इलस्ट्रेट्स द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, यहां तक हो गया। उसके बाद यहां पे है ऑफ टू कंट्रीज। अब देखो, मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे जो ये ऑफ टू कंट्रीज था ना, ये वहां पे आपको वर्ड्स में दे रखा था। मैंने यहां पे नंबर्स, मैंने यहां पे उसका नाम लिख दिया, नंबर नहीं लिख के मैंने नाम लिख दिया, यूएसए एंड फ्रांस, क्योंकि वहां पे दो कंट्रीज दे रखी थी, तो मैंने यहां पे लास्ट में लिखा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, ऑन कंज्यूमर गुड्स। यहां पे ऑन कंज्यूमर गुड्स लिखा है, लेकिन एक्चुअल में कंज्यूमर गुड तो 5 है ना, तो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको कि कौन कौन से कंज्यूमर गुड है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक स्मार्ट मूव खेलते हुए मैंने यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू को डाला। न्यूमेरिकल वैल्यू इजीली कैच की जाती है, तो यहां पे मैंने क्या डाला, ऑन 5 कंज्यूमर गुड्स। 5 कंज्यूमर गुड्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, एलिमेंट्स को याद रखो, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स कवर करने, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर एलिमेंट छूट जाता है तो आपको वहां पे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो एलिमेंट्स को ध्यान रखो, और एलिमेंट्स ध्यान रखने के बाद, अच्छा यहां पे देखो मैंने एक चीज करी है, मैंने ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम्स, कैमरास। अब जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि ब्रैकेट वगैरह, देखो ब्रैकेट में लिखना इज एब्सोल्युटली फाइन अकॉर्डिंग टू आईएलटीएस पैरामीटर्स। ब्रैकेट में अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा खासा आपको 9 बैंड आ सकता है अगर ब्रैकेट में भी लिखोगे तो। लेकिन प्रोवाइडेड आप ये ब्रैकेट तभी यूज करेंगे जब यहां पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 5, 6, मैक्सिमम 7 है, इससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा एलिमेंट्स हो तो फिर ब्रैकेट अवॉइड करना। ठीक है, फिर आपको ब्रैकेट नहीं करना है। ब्रैकेट कब तक लिखना है, जब तक 5, 6 एलिमेंट्स जो आपके बार चार्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, और डिटेल में मैंने डिटेल दे दी, इंट्रोडक्शन में डिटेल ही तो दे रहे हैं हम लोग, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर मैंने लास्ट में लिखा इन फ्रांस एंड यूएसए। यहां पे लिखा था 2 कंट्रीज, बट यहां पे मैंने क्या लिख दिया, इन फ्रांस एंड यूएसए, क्योंकि मैंने उसको डिटेल कर दिया, मैंने इंफॉर्मेशन दे दी कि 2 कंट्रीज है, फ्रांस और यूएसए, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है इसमें कोई चीज मिसिंग है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है मिसिंग है?
देखो यहां पे एक चीज मैंने इंक्लूड नहीं करी है, ये इंक्लूड कर दिया, ये कर दिया, ये सब कर दिया, ये क्या हुआ इसका क्या, ये तो मैंने इंक्लूड ही नहीं करा कि वाई एक्सिस पे जो यूनिट्स है वो किस चीज में है, वाई एक्सिस की यूनिट्स जो है वो डॉलर्स में है। तो आप क्या बोलेंगे, द यूनिट्स आर इन डॉलर्स। ठीक है, इसमें लास्ट में एक सेंटेंस लिख लो, द यूनिट्स, लास्ट का सेंटेंस क्या हो जाएगा, द यूनिट्स आर इन डॉलर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट का स्टेटमेंट, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था, एक भी एलिमेंट मिस नहीं करना होना चाहिए, एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। आपका एलिमेंट यहां पे एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरे एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट पे ध्यान दो और साथ ही साथ इस पे भी ध्यान दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको रखना है एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल इंट्रोडक्शन जो इस बार चार्ट का हो सकता है। अब देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी, रटना नहीं है, कुछ भी आ सकता है बार चार्ट में, आपको प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि पहले आपको चार उसमें डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग दो तरीके से होती है, वर्ड से फ्रेज या फ्रेज से वर्ड। आप एक वर्ड को वर्ड से रिप्लेस कर सकते, अच्छा आप ये भी कर सकते हो, वर्ड को फ्रेज, फ्रेज को वर्ड्स के साथ साथ में वर्ड टू वर्ड भी कर सकते हो। ये भी तो क्या हमने कि वर्ड को वर्ड से रिप्लेस कर दिया। यहां पे देखो वर्ड जो है उसको हमने इलिस्ट्रेट कर दिया, तो यहां पे वर्ड टू वर्ड भी हो सकती है कि आप वर्ड को वर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हो। पैराफ्रेजिंग हो गई। पैराफ्रेजिंग के बाद में हमने ये देखा कि भाई हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हमारे एलिमेंट्स एक एक्स एक्सिस का एलिमेंट्स, वाई एक्सिस पे हम लोग वाई एक्सिस के एलिमेंट्स, एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है जो हमारे पास फ्रांस और यूएसए है, और हमारे पास ये स्टेटमेंट है। अब हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया। पहले हमने चार्ट को तो चार्ट ही रहने दिया, शोज की जगह हमने कहा बेटर वर्ड ढूंढो, वर्ड में हमेशा बेटर वर्ड ढूंढो। क्या बेटर वर्ड है? हाँ है, इलिस्ट्रेट्स, तो हमने वो लिख दिया। उसके बाद अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन 5 कंज्यूमर गुड्स, हमने एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा बड़ा करके ये पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड 5 कंज्यूमर गुड्स को हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया ब्रैकेट में डाल के, जिससे कि इंट्रोडक्शन अच्छा हो जाए। और फिर हमने लास्ट में फ्रांस और यूके का नाम लिख के और वाई एक्सिस पे जो डॉलर्स हैं उसको हमने द यूनिट्स आर इन डॉलर्स लिख दिया। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग, ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है जो आप कह सकते हैं, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड टू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन पार्ट। एम आई क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले पॉइंट में हम लोग ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। ये लिख लीजिए पहले, इसको एक बार लिखिए। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की जो है ओवरव्यू। ओवरव्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओवरव्यू ही है, क्योंकि आपको वो एग्जामिनर को ओवरव्यू प्रोवाइड करता है कि आप क्या कर रहे हैं और एग्जैक्टली क्या चीज दी गई है। ठीक है, ओवरव्यू के अंदर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूं, ये बहुत काम आएगी जब भी आप बार चार्ट को डील कर रहे हैं। तो ओवरव्यू कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले ओवरव्यू बनाने के लिए आपको की फीचर्स को हाईलाइट करना है, की फीचर्स के बारे में फोकस करना है। की फीचर्स क्या हो सकते हैं? दो तरह के की फीचर्स मेरे दिमाग में आते हैं और जो बेस्ट रहेंगे आप भी हमेशा वही करिएगा। पहला की फीचर है हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ ग्राफ। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले हम फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में हाईएस्ट पॉइंट क्या है? फ्रांस का हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ये रहा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस में कार्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, और यूएसए में भी हाईएस्ट क्या है? कार्स ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों के हाईएस्ट क्या है? कार्स है। इसके बाद अगर आप नीचे आते जाओगे तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? लोएस्ट पॉइंट देखो, यहां पे देखो, फ्रांस का लोएस्ट पॉइंट क्या है? कैमरा। और यूएसए का जो लोएस्ट पॉइंट है वो है हमारे परफ्यूम्स। देख पा रहे हो आप? ठीक है, सो इस तरह से आपको ये समझना है। सबसे पहले तो आप हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल लो। फ्रांस का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? यूएसए का लोएस्ट पॉइंट, और दोनों का हाईएस्ट और लोएस्ट निकाल लिया। अब आपने, ये हमारे की फीचर हो गए एक तो। ठीक है, और क्या की फीचर हो सकता है? और की फीचर होता है टोटल। टोटल में सबसे ज्यादा किस पे स्पेंड किया? तो अगर हम फ्रांस को देखें तो उसने भी टोटल कार्स पे सबसे ज्यादा स्पेंड किया, और यूएसए ने भी कार्स पे सबसे ज्यादा स्पेंड किया। तो ये हमारे हो गए की फीचर्स, हमने बना लिए। की फीचर्स आपके बहुत काम में आने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा, जिससे आपको राइटिंग के टास्क में दिक्कत ना आए। कभी भी अगर बार चार्ट आ जाता है तो यही टेक्निक्स फॉलो करो, हमेशा यू विल गेट मोर देन 8 बैंड, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने प्रोसेस समझ लिया तो। ठीक है, तो एक बार ये समझ में आ गया, अगर ओवरव्यू है, की फीचर्स आइडेंटिफाई करने, की फीचर्स बार चार्ट में हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट होता है और टोटल जो है वो होता है। क्लियर? अब एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं क्या है। इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है वर्ड ओवरऑल से। ओवरऑल से हमेशा आपका ओवरव्यू ओवरऑल से स्टार्ट करो, जिससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप ओवरव्यू की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड रखो, ओवरऑल से स्टार्ट करो। ओवरऑल के बाद मैंने लिखा द एक्सपेंडिचर ऑफ द यूएसए वाज हायर देन दैट ऑफ फ्रांस। मैंने पहले क्या किया, मैंने आपको टोटल में बताया कि जो एक्सपेंडिचर था यूएसए का वाज हायर देन दैट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के एक्सपेंडिचर से वो ज्यादा था। यूएसए का आपको दिख रहा होगा ना, वैसे भी एक्सपेंडिचर टोटल अगर निकालेंगे तो ये ज्यादा ही होगा। ठीक है,
अब पहला तो मैंने पॉइंट ओवरऑल के लिए बता दिया, ओवरव्यू में पहले तो बताओगे ना, टोटल दो कंट्रीज के बारे में कंपैरिजन हो रहा है, तो पहले तो आप ये बताओगे कि भाई कौन सा ज्यादा था, ठीक है, तो ये बता दिया मैंने, द एक्सपेंडिचर ऑफ द यूएसए वाज हायर देन दैट ऑफ फ्रांस। क्लियर। अगला हम करते हैं बोथ एक लिंकर है। यहां पे लिंकर यूज करने से फायदा क्या होगा कि आपका सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स और उससे आपको मार्क्स मिलेंगे, बैंड अच्छा मिलेगा। बोथ हमने यूज करा क्योंकि दो चीजों के बारे में बात हो रही है, बोथ द फ्रेंच एंड द अमेरिकन। अब यहां पे देखो मैंने एक चीज करी है और जो आपको भी करनी आनी चाहिए कि मैंने यहां पे फ्रांस बार बार रेपिटेशन नहीं करना है। जैसे आपने यूएसए फ्रांस यूज करने की बजाय अब चेंज कर दो, यूएसए वाले लोगों को बोलते हैं अमेरिकन और फ्रांस वालों को बोलते हैं फ्रेंच। द लग जाता है ना उनके आगे, द फ्रेंच या द अमेरिकन हो जाता है, तो हम हमेशा क्या होता है, वो चीज हमेशा उनके लोगों को डिनोट करती है। द फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग, द अमेरिकन मतलब अमेरिका के लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे हमने क्या किया, वर्ड बदल दिया रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए, वर्ड बदल दिया और हमने कहा द फ्रेंच एंड द अमेरिकन स्पेंड मोस्ट मनी ऑन कार्स। यहां पे मैंने क्या किया, बोथ द फ्रेंच एंड द अमेरिकन स्पेंड मोस्ट मनी ऑन कार्स। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, यहां पे कार्स के ऊपर करा। देखो मैंने बताया था ना, टोटल में हमको देखना है, टोटल क्या है, कार्स में सबसे ज्यादा स्पेंड किया गया है, ठीक है। तो पहला फीचर हो गया, ओवरऑल बता दिया क्योंकि ओवरव्यू बता रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने हाईएस्ट टोटल वाला की फीचर ले लिया कि टोटल किसने सबसे ज्यादा, किसने किस पे ज्यादा खर्च किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक और लिंकर यूज किया, वाइल, और वाइल से करते हुए हमने एक और सेंटेंस बनाया, इन द यूएसए द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन परफ्यूम्स कंपेयर्ड टू कैमरास इन फ्रांस। ये मैंने आपको बताया था हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, लोएस्ट में क्या किया, लोएस्ट के अंदर क्या था, इन द यूएसए द लीस्ट। अब देखो यहां पे मैंने वापस से द यूएसए कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा, रेपिटेशन अवॉइड करना है। एक बार आपने यूएसए लिखा तो अगली बार उसको अलग तरीके से लिखो, फिर उसके बाद अगली तरीके से लिखो, तो रेपिटेशन नहीं होगा और रेपिटेशन के मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, द यूएसए इन द यूएसए द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन परफ्यूम्स, क्योंकि परफ्यूम पे था, हमने देखा था परफ्यूम पे सबसे ज्यादा यूएसए वालों ने सबसे कम स्पेंड किया, और कैमरास पे किसने किया, फ्रांस ने। यहां पे देखो कंपेयर टू, ये मैंने एक और यूज कर दिया जो कंपैरिजन करने के काम में आता है, ये लिंकर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा ओवरव्यू बन गया है। आपको बस ध्यान ये रखना है, इसको रटना नहीं है बच्चे, रटोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी है यही आएगा, कुछ भी आ सकता है। प्रोसेस समझो, थॉट प्रोसेस समझो, कैसा तरीका क्या है फॉलो, वो समझो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ओवरव्यू के अंदर की फीचर्स निकालने, की फीचर बार चार्ट में दो ही हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पहला हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट निकाल लो सबसे इजी, और टोटल निकाल लो, टोटल जो सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब स्टार्ट करो ओवरऑल से, सबसे पहले टोटल वाला देख लो, क्योंकि टोटल यहां पे सेम था तो मैंने यहां पे सेम लिख दिया था, एक्सपेंडिचर यूएस हायर देन दैट ऑफ। अच्छा, यहां पे हमने ओवरव्यू में पहला पॉइंट क्या लिखा था, पहला पॉइंट हमने लिखा था कि किसका एक्सपेंडिचर ज्यादा था, किससे, ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि ओवरव्यू कर रहे हैं। फिर बोथ द फ्रेंच एंड अमेरिकन स्पेंड मोस्ट ऑफ द मनी, सबसे ज्यादा किस पे खर्च किया वो बता दिया, सबसे किस पे कम खर्च किया ये बता दिया, बस टोटल हो गया, हाईएस्ट लोएस्ट हो गया। इस तरह से ओवरव्यू बेस्ट तरीका है ओवरव्यू बनाने का, अगर आप सिंपल, और ये आपको 8+ बैंड 9 बैंड का है वैसे ये, पर मैं आपको 8+ बैंड क्लेम कर रहा हूं जो आपके आ सकते हैं अगर आप इस मेथड से चलोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बॉडी पैराग्राफ है और बॉडी पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे बॉडी पैराग्राफ बनाना है। चलिए कर लीजिए इसको। चलिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टू, दैट इज बॉडी पैराग्राफ्स। नाउ बॉडी पैराग्राफ्स की जब आप बात करते हैं तो बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर दो बॉडी पैराग्राफ होने चाहिए और दोनों बॉडी पैराग्राफ्स को अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। अब इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको एक इजी सी ट्रिक बताता हूं जिससे आप बॉडी पैराग्राफ को पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से बॉडी पैराग्राफ में डालना है किसी भी बार चार्ट में, ठीक है। तो मैं जो मेथड यूज करूंगा वो ये होगा कि आप एक कंट्री को पकड़ के उसकी सबसे ज्यादा वाली को लगा दो एक के अंदर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पकड़ लेते हैं यूएसए को। अब यूएसए किस किस में ज्यादा थी पहले बताओ, यूएसए का यहां पे ज्यादा है, कार्ड्स में ज्यादा है, और यूएसए का बुक्स में ज्यादा है, ठीक है, देख पा रहे हो आप। और यूएसए का कहां पे ज्यादा है, कैमराज में भी ज्यादा है, तीन चीजों में यूएसए आगे है। तो हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ ए जो है बॉडी पैराग्राफ, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कार्ड्स, बुक्स और साथ ही साथ कैमराज को, इन तीनों को एक में डाल देते हैं क्योंकि यूएसए वाले इसमें ज्यादा है और फ्रांस वाले बचे हुए दो में ज्यादा है, यानी कंप्यूटर्स और दूसरा हो गया परफ्यूम्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें मार्क्स मिलेंगे सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए, क्योंकि इसके भी आपके एलिमेंट, जब भी जो की फीचर्स होते हैं या आपको सिस्टमैटिकली अरेंज करना, पैराग्राफिंग, इन सब के मार्क्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉडी पैराग्राफ ए में जो है ये सारे पॉइंट्स हो गए और बॉडी पैराग्राफ बी में आपके वो वाले हो गए जो कि सेकंड वाले में। अल्टीमेटली कंपैरिजन तो दो कंट्रीज में हो रहा है ना, तो दोनों कंट्रीज के हिसाब से सिस्टमैटिकली करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉडी पैराग्राफ ए और बी को पता करने का तरीका, कौन से पैराग्राफ में कौन सा एलिमेंट डालोगे, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है कि
जो सबसे ज्यादा वाला है उसको ले लो एक साथ, जैसे एक कंट्री यूएसए में ज्यादा ज्यादा वाले 3 है और जो अपना फ्रांस है, फ्रांस में 2 चीजें ज्यादा खर्च करी है, तो पहले पैराग्राफ में 3 आ गई, दूसरे में 2 आ गई। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो किसी भी बार ग्राफ चार्ट को अपने हिसाब से। अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये आपका लास्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल को समझते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी किस तरह से लिखना है। देखो, सबसे पहले आप स्टार्टिंग करो एक लिंकर से, जैसे मैंने यहां पे करी है, इन टर्म्स ऑफ कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि हम किसी ना किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग करो आप लिंकर से। इन टर्म्स ऑफ कार्ड्स, ये लिंकर हो गया स्टार्टिंग का। इन टर्म्स ऑफ कार्ड्स द यूएसए स्पेंट अराउंड 10,000। देखो अब यहां पे कार्ड्स में से ये 10,000, यहां पे मैंने 0 कम कर दिया, 10,000, ठीक है। यहां पे मैंने थोड़ा सा ग्राफ में एक 8,000 की वैल्यू ऐड करी है, क्योंकि आपको समझाने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो यहां पे हम देख पा रहे हैं, तो क्या है, द यूएसए स्पेंड अराउंड 10,000 ऑन 10,000। अराउंड क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। देखो आप एग्जैक्टली वहां वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे है, तो हम जब श्योर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे द यूएसए स्पेंड अराउंड 10,000। तो ये देखना पड़ेगा कौन से में आप श्योर हो, कौन से में नहीं हो। हर चीज में आपको सेम नहीं लिखना है, मैंने कहा ना रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, तो रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए अराउंड या एग्जैक्ट 2 नंबर्स हैं, एक अराउंड हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है। यहां पे अराउंड वाला नंबर लिखेंगे कि द यूएसए स्पेंड अराउंड 10,000। कोई भी कंट्री आ जाए उसमें आप अराउंड वाले नंबर्स भी देख सकते हो, और एग्जैक्ट, जब आपको एग्जैक्ट पाई चार्ट में दिख रहा है तो एग्जैक्ट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सो यहां पे हमने लिखा द यूएसए स्पेंड अराउंड 10,000 ऑन दिस, एज अपोज टू, ये एज अपोज टू क्या है, ये फिर से एक लिंकर है जो हमारा ऑपोजिशन वाला लिंकर होता है, एज अपोज टू एग्जैक्टली $8,000। देखो यहां पे $8,000 एग्जैक्टली दिख रहा है आपको, इस वैल्यू के अंदर एग्जैक्टली आ रहा है, तो इसीलिए मैंने एग्जैक्टली वर्ड को यूज करके $8,000। एक चीज आप और एज्यूम कर रहे होंगे, मैंने यहां पे जनरली क्या होता है, ये जो वाई एक्सिस होता है इस पे आपको जैसे डॉलर्स भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ऐसे लिखा होगा डॉलर्स। अब आप यहां पे डॉलर्स लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं है, आप यहां पे फिर उसका साइन यूज कर सकते हो, ये भी एक स्मार्ट मूव है राइटिंग के टास्क के अंदर, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा नहीं था डॉलर्स, लेकिन अगर लिखा हुआ आए तो वहां पे आपको साइन से ही काम चलाना है। साइन एक बेटर अप्रोच होती है जब भी आप लिखते हो, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ कार्ड्स द यूएसए स्पेंड अराउंड 10,000 ऑन दिस एज अपोज टू एग्जैक्टली 8,000 इन फ्रांस, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, लिंकर से उसे जोड़ा, स्टार्टिंग भी एक लिंकर से करी, और जो एक रफ वैल्यू है उसको रफ तरीके से लिखा, एक एग्जैक्ट वैल्यू, और यही तरीका फॉलो करो, एक रफ एक एग्जैक्ट, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, मिलते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन जनरली रेपिटेशन हो जाता है, इसलिए हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली इन फ्रांस। फिर आओ अगले लाइन पे, द एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स। अब दूसरा क्या था, मैंने बुक्स पकड़ा, कार्ड्स पकड़ ली, फिर बुक्स पकड़ लो, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि यहां पे कार्ड, बुक्स और कैमरा, जिसमें यूएसए वालों ने ज्यादा खर्च किया है वो हम लोग ले रहे हैं पहले पैराग्राफ 1 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, द एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स इन द यूएसए वाज हायर देन इन फ्रांस। अब की बार क्या किया, अब देखो पहले पैराग्राफ में मैंने क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यूज वहां लिख दी 10,000 8,000, पर यहां पे अब मैं क्या करूंगा, अब रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए मैं यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखूंगा, अब मैं एक सेंटेंस के फॉर्मेशन में लिखूंगा और एग्जैक्ट वैल्यूज को ब्रैकेट में डाल दूंगा। तो ये एक अलग तरीका हो गया। देखो तरीके अलग अलग फॉलो करने हैं। एग्जाम में चाहे राइटिंग पार्ट हो, चाहे लिसनिंग पार्ट, राइटिंग हो चाहे स्पीकिंग हो, किसी भी सवाल का जवाब सही गलत नहीं है। प्रेजेंटेशन का सारा, द entire game is of presentation. How you present your thoughts, that's what will get you your desired band score in your IELTS. Clear? So you need to understand यहां पे क्या हुआ, the expenditure on books in the USA was higher than, मैंने कंपेयर कर दिया higher than in France, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया अबाउट 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। ये जरूर ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्टिवली ये मत लिख दीजिएगा, क्योंकि बताना पड़ेगा ना कि हम जिस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, यूएसए वाला पहले तो 8,000 आ गया, फ्रांस वाला बाद में तो 4,000 आ गया रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले हमने जो लिखा उसका ये वाला है, और दूसरे वाले ने जो फ्रांस वाला लिखा वो उसका 4,000 वाला है, ठीक है। इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। पहले वाले में हमने ब्रैकेट नहीं किया, हमने एग्जैक्ट वैल्यूज वहां लिख दी। दूसरे वाले में हमने क्या किया, हमने वैल्यूज लिखी, लेकिन वैल्यू लिखने के लिए हमने ब्रैकेट का यूज किया, और हमने वैसे सेंटेंस को कंपैरिजन में डाल दिया हायर देन लिख के, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉडी पैराग्राफ्स को डील कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपके बहुत काम आएगी। इन्हें सिर्फ पढ़ो मत, लिखो, अप्लाई करो, अलग अलग बार चार्ट्स पे अप्लाई करो। 4 5 10 बाय चार्ट्स पे भी आपने अप्लाई कर दिया ना, ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको अपने आप आपका थॉट, आपका दिमाग जो है, ब्रेन जो है, वो थॉट्स देने लग जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। वही चीज काम में आएगी, रटने से नहीं होगा। क्लियर? I hope you understood the concept, guys. Now you can make अभी आपके लिए एक असाइनमेंट है, आप घर पे बॉडी पैराग्राफ 2 बनाएं अपने हिसाब से, जो फ्रांस वाला है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, एंड यू कैन आल्सो कांटेक्ट द टीम, द मैनेजमेंट, if you want to join the classes, anything you want. I hope these lessons are helping you a lot, and if you have any doubts, any queries, you can ask me.
थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस, कीप सपोर्टिंग अस, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो अस ऑन यूट्यूब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द वीडियो टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल हम लोग बात करेंगे पाई चार्ट के बारे में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू, थैंक यू।